हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अमलगमेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, परचेज कंसिडरेशन किस तरह से कंप्यूट करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं परचेज कंसिडरेशन के। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस पार्ट में, चैप्टर वही है, इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो लेट अस सी व्हाट विल बी एबल टू डू आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर, कि ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में मेथड्स क्या हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, परचेज कंसिडरेशन को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और केस स्टडीज को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा प्रैक्टिकली, लाइव लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेलिंग कंपनी, जो हमारी ट्रांसफरर कंपनी जो अपना बिजनेस क्या है ट्रांसफर कर रही है, तो उसकी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हम क्या है प्रिपेयर करेंगे। तो इसकी बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे परचेज की फॉर्म में अमलगमेशन हो या फिर मर्जर की फॉर्म में अमलगमेशन हो, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम होगा। क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 अप्लाई नहीं होता है, तो जस्ट बुक्स को आपने क्लोज करना है। तो उस क्लोजिंग ऑफ बुक्स की जो अकाउंटिंग हमने करनी है, मींस प्रॉफिट या लॉस ऑन द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, आपने क्या है कंप्यूट करना। तो लेट अस सी। तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज है सेलिंग कंपनी की बुक्स में कि सबसे पहले जो जो एसेट टेक ओवर हुई हैं उनको हम बुक वैल्यूज पे, जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज है, उन पे ट्रांसफर करेंगे। तो जिस तरह डिसोल्यूशन में आपने देखा तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है, वैसे ही यहाँ पे सेम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। सारी एसेट ट्रांसफर होंगी, फिक्टिशियस या अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इनको छोड़कर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऊपर लिखा है डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स नेम से आएंगे इंडिविजुअली, कैश भी आएगा जब तक स्पेसिफाई नहीं हो कि इसको लेफ्ट ओवर करना है, छोड़ना है। तो बुक वैल्यूज पे, बैलेंस शीट वाली वैल्यूज पे आएंगी। उसके बाद लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस छोड़ देंगे क्योंकि दीज बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। तो लायबिलिटीज क्रेडिट होती है इंडिविजुअली और जो ली है टू रियलाइजेशन। अब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगा, जो पैसा हमने लेना है ट्रांसफरी परचेजिंग कंपनी से, तो ड्यू कराएंगे ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। वो आपको लास्ट टॉपिक में बताया था परचेज कंसिडरेशन कैसे कंप्यूट होता है, जो भी मेथड अप्लाई हो रहा है। अब परचेज कंसिडरेशन जब रिसीव होगा कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में, शेयर्स मिले तो शेयर्स की फॉर्म में, बताया था ऑनर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हाट दे विल गेट इन वट एवर फॉर्म दे गेट, कि किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे वो डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो, किसी भी फॉर्म में, यूजुअली जो है वो कैश, बैंक या शेयर्स होते हैं। इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर परचेजिंग कंपनी बॉर्न करती है तो नो एंट्री कर देंगे, ठीक है, तो करेंगे तो दो एंट्री, क्योंकि पहले वो पे करेगी फिर रिम्बर्स हो जाएंगे। आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जब पहले पेमेंट हुई ट्रांसफरी कंपनी टू कैश और बैंक, फिर पेमेंट रिम्बर्समेंट हो गई तो कैश बैंक टू ट्रांसफरी। सेलिंग कंपनी अगर बॉर्न करती है तो वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश और बैंक। अब वो जो एसेट नहीं ली है उसको हम सेल कर देंगे। तो सेल करने पे कैश बैंक डेबिट टू एसेट, अगर सेल करने पे लॉस हुआ तो रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली जो लायबिलिटी नहीं ली है उनकी पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी टू कैश और बैंक, अगर एक्सेस पेमेंट हुई है तो रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे, अगर लेस पेमेंट हुई है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कि मान लो 4 लाख की हमारी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स थे, 40 की पेमेंट हो रही है, तो जो 40,000 है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डालें। जो भी एक्सेस पेमेंट या लेस पेमेंट हो रही है वो रियलाइजेशन से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा।
अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर नए प्रेफरेंस शेयर्स मिले तो प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, अगर प्रेफरेंस के बदले इक्विटी मिली है तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, कैश दिया है तो टू बैंक। अब लाइबिलिटीज में हमने शेयर कैपिटल छोड़ दी थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो लेफ्ट आउट किए थे, तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर लॉसेस हैं या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं तो वो डेबिट होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू पी&एल का जो लॉस है जो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस है तो अपोजिट एंट्री रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। एंड द लास्ट एंट्री कि अब इक्विटी शेयर होल्डर के क्लेम को सेटिस्फाई करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर नए शेयर्स मिले हैं तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी में ट्रांसफर कंपनी, कैश पेमेंट हुई है तो टू कैश और बैंक। ये लेजर बनेंगे, एक तो रियलाइजेशन का लेजर बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर बनेगा, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लेजर बनेगा और एक कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 लेजर नेसेसरी हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लेजर नहीं बनाएंगे हम। तो ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था ट्रांसफर कंपनी के बुक्स में। चोरी में भी आ जाता है कई बार, तो ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 अप्लाई होता है और 2 मेथड्स है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अब यूज करेंगे मर्जर के केस में, और परचेज मेथड यूज करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में। तो देखो, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर के केस में, इसमें हम सारी एसेट्स, लायबिलिटीज और रिजर्व्स एज इट इज ट्रांसफर करते हैं, जो भी कैरिंग अमाउंट आपको दे रखा है बैलेंस शीट में। और जो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, एक्सेस या लेस होगा शेयर कैपिटल जो सेलिंग कंपनी की है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी मींस जब आपकी एसेट माइनस लायबिलिटीज माइनस परचेज कंसिडरेशन, तो हम रिजर्व्स में एडजस्ट करते हैं। फ्री रिजर्व्स का मींस है P&L या फिर जनरल रिजर्व। पहले जनरल रिजर्व में नहीं होता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा केस स्टडीज के थ्रू। तो फर्स्टली सेलिंग कंपनी, फिर नेगेटिव आ रहा है परचेजिंग कंपनी, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं अगर कहीं सेट ऑफ नहीं हो रहा। देखो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो रहा है मींस इसने पे करना, बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट होता है जो कंपनी की एसेट्स को रियलाइज करेगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करेगा, सबको पेमेंट करेगा लास्ट में, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं लिक्विडेटर। अब सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज और रिजर्व ट्रांसफर होंगे, एसेट डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज टू रिजर्व, जनरल रिजर्व छोड़ देंगे या P&L छोड़ देंगे। बिजनेस परचेज ये जो ऊपर आपने कंसिडरेशन एडजस्ट कर दिया, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है जनरल रिजर्व या P&L, या डेबिट में जनरल रिजर्व या P&L। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट होगी, लिक्विडेटर को देंगे शेयर कैपिटल की फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे दिया 10 वाला शेयर 12 में, तो 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे और कैश पेमेंट हुई है तो अभी वहां बताया था कि ट्रांसफरी कंपनी एक्सपेंसेस पेमेंट करती है तो ट्रांसफर बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ हम राइट ऑफ कराएंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आई है, जनरल रिजर्व की आई है या फिर P&L सेकंड एंट्री में देखो। और पेमेंट हमने की इसलिए टू बैंक कर दिया। तो ये हमारे एंट्रीज होंगी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में इन केस ऑफ मर्जर। दूसरा है परचेज मेथड। परचेज के केस में अप्लाई करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, वहां रिजर्व भी था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में, यहाँ रिजर्व छोड़ देंगे, या तो बुक वैल्यूज पे या फिर जिस वैल्यू पे दोनों पार्टीज एग्री करती है, मींस मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यूज भी हो सकती है, फिर मार्केट वैल्यू। सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विल बी कैरी फॉरवर्ड एंड मेंटेन्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 या फिर लॉ, कि कितने साल तक उनको मेंटेन करके रखना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक्सपोर्ट के किस में बनता है, फॉरेन एक्सचेंज की 6 मंथ्स के अंदर आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लेके आना होता है पैसा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो दीज आर स्टैट्यूटरी नेचर।
अब जैसे वहां पे परचेज कंसिडरेशन जितना एक्सेस होता है शेयर कैपिटल से, वो जनरल रिजर्व या P&L में एडजस्ट किया था, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में या गुडविल में। नेट एसेट का मीन एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो नेट एसेट अगर वो ग्रेटर होती है परचेज कंसिडरेशन से कैपिटल रिजर्व में, और नेट एसेट अगर लेस हो जाती है तो गुडविल में डाल देंगे। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो सारा सेम है, फोर्थ एंट्री से चेंज होगा। वहां रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ किए थे कहाँ से, जनरल रिजर्व या P&L से, यहाँ से राइट ऑफ करेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। देखो सेकंड एंट्री में वहां से पेमेंट की है तो टू बैंक। स्टैट्यूटरी रिजर्व को मैंने बोला मेंटेन करके रखना, तो इसके लिए एक फिक्टिशियस एक इमेजिनरी अकाउंट हम ओपन करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होते हैं तो इसके लिए आप क्रेडिट साइड है, डेबिट नहीं है, तो एंट्री कंप्लीट करने के लिए हम एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन करेंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। अब क्योंकि दोनों में से एक बैलेंस आता है, या गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का, तो एक चीज को हम राइट ऑफ कर देंगे। अगर गुडविल का बैलेंस ज्यादा है तो उसमें से कैपिटल रिजर्व राइट ऑफ कर दो, अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस ज्यादा है तो गुडविल को सेट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे गुडविल को हमने लिया तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल सेट ऑफ कर दिया। अब जब परचेस मेथड होता है तो अमल गमेटेड कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में कोई लेजर नहीं बनाते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो ओनली बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन, की डेट ऑफ अमलगमेशन के बाद की बैलेंस शीट, अपनी एसेट भी और उसकी एसेट भी जब क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद हम फ्रेश बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये चैप्टर था। तो हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब माय चैनल पंकज सर क्लासेस, हैव अ नाइस डे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम केस स्टडी सीखेंगे।